गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सर्वेश कुमार बिहार एग्जाम पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बिहार दरोगा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज का यह 9वां प्रैक्टिस सेट है एवं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी विद्यार्थी इस बार बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं वो सभी लोग जुड़ जाएं इस चैनल से, क्योंकि आपके एग्जाम से पूर्व तक हम आपको लगभग 90 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। और हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट जो सीरीज चल रही है वो वीडियो बहुत लंबी नहीं हो रही है, ये मात्र 30 मिनट में आपका 100 क्वेश्चंस को करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग 30 मिनट जरूर दें और ये 30 मिनट आपको रिजल्ट दिलवाएंगे। तो चलो आज के सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट में ये जरूर बताएं कि कितना मार्क्स आ रहा है, आप लोगों को कितना सही क्वेश्चन हो रहा है, ये सीरीज आप लोग को कैसा लग रहा है। और ये भी मुझे बताएं कि क्या मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शंस वाइज सब्जेक्ट लेकर के आऊँ, मतलब जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का भी क्लास लेकर के आऊँ, या सेक्शन वाइज पीवाईक्यू को करवा दूँ। इस प्रकार की भी चीज़ों को आप कमेंट करें, आपकी डिमांड जो होगी हम इस पर अगला सीरीज को शुरू करेंगे। चलो आज के सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ था? तो मित्र राष्ट्रों के समूह में वो 1941 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुए थे? तो 1941 में शामिल हुए थे। अच्छा, मित्र राष्ट्र कौन है? तो अगर आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में लगभग यूरोप जो है वो दो ध्रुवों में विभाजित हो गया था। एक जो था मित्र राष्ट्र और दूसरा जो था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र को जो शुरुआत किया था, इस गुट का जो शुरुआत किया था, वो ब्रिटेन ने और फ्रांस मिल करके किया था। किसने किया था? फ्रांस ने मिल करके किया था। और 1941 में दो और देश शामिल हुआ, एक सोवियत संघ और दूसरा यूएसए। सोवियत संघ का मतलब क्या है? तो सोवियत संघ नथिंग बट द यूएसएसआर। तो यूएसएसआर और यूएसए जो है 1941 में मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ था। धुरी राष्ट्र में कौन शामिल था? तो धुरी राष्ट्र के जो मेन गुट में जो शामिल थे, जो शुरुआत किया था इस पोल की, इस संगठन की गठन की, वो कौन थे? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जर्मनी है, इटली है, ध्यान रखेंगे, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि जो है वो किस में शामिल था? धुरी राष्ट्रों में। और मित्र राष्ट्रों की शुरुआत ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था, बाद में जाकर के यूएसए और यूएसएसआर इसमें शामिल हुए। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलो जी, हमारा अगला क्वेश्चन से अगला पे आ जाओ। तो सोवियत संघ का मतलब क्या होता है? यूएसएसआर। और अब वर्तमान में इसी विभाजित होकर के सबसे बड़ा देश रूस बना, यूएसएसआर का ही अंग था। एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 20 अप्रैल 1949 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया। ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जैन साहित्य नहीं है? तो दिव्या बदान नहीं है। ये कौन सी साहित्य है? तो वो आपका बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य है, बौद्ध टेक्स्ट है, बौद्ध टेक्स्ट है, ध्यान रखेंगे। बाकी ये तीनों जो है वो आपका जैन टेक्स्ट है, जैन साहित्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल है? तो कौन सी नवपाषाण कालीन स्थल है? तो ध्यान रखेंगे, मेहरगढ़ बिल्कुल सही है, ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है। अगला है बेलन घाटी, चिरांद और कोल्डीवा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। और वहीं से सबसे प्रथम कृषि का साक्ष्य मिला है, सबसे प्रथम खेती करने का जो प्रमाण मिला था वो कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। बेलन घाटी और कोल्डीवा कहाँ पे है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से चावल का खेती का साक्ष्य मिला, सर्वप्रथम चावल की खेती का साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त हुआ है। और चिरांद कहाँ पे है? तो ये है हमारा बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में भी कहाँ पे है? तो ये है हमारा सारण में, बिहार सारण छपरा जो है वहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पर जो है वो नवपाषाणकालीन हड्डियों का हथियार प्राप्त हुआ। किसका? तो हड्डियों का हथियार, ध्यान रखेंगे। और ये बिहार वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है, चिरांद जो है बीपीएससी में तो 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ, तो ध्यान रखेंगे और ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। चलो जी, ये आपका वेदांग दिया हुआ है और इसमें इसका अर्थ निहित प्रयोजन दिया हुआ है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 6। कौन कौन सी है? निरुक्त, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष। और 2 और कौन है? तो व्याकरण और छंद। व्याकरण और छंद है, ध्यान रखेंगे, व्याकरण और छंद है। चलिए इसको देखते हैं किसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आप ध्यान रखेंगे,
निरुक्त जो है वो भाषा विज्ञान है, निरुक्त जो है भाषा विज्ञान है। कल्प जो है वो कर्मकांड से है। शिक्षा जो है उच्चारण विधि से संबंधित है। ज्योतिष जो है वो भाग्य फल से है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ भारत आया था? तो कौन सा आया था? तो ध्यान रखेंगे निरियाकस है और आर्नेस सिक्रेटस है। आर्नेस सिक्रेटस है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आ जाओ नेक्स्ट पे। निम्न चीनी यात्रियों में भारत आगमन का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाए है। तो सबसे पहले कौन आया था? तो फाहियान आए हुए हैं। ध्यान रखेंगे 300 कुछ ईस्वी में आया हुआ है लगभग, जिस समय भारत में शासन किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये आपका 6ठी सदी में आया हुआ है, ये आपकी 7वीं सदी में आया हुआ है, और ये 7वीं सदी के लास्ट में मतलब 8वीं सदी इसको बोल सकते हैं। ये आपका है लगभग 500 कुछ में, ये आपका 600 में आया हुआ है जिस समय हिंद संघ शासन कर रहा है, और ये 700 के लास्ट में आया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे। पुस्तक तहकीक के हिंद का लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। किसके साथ आया था? तो वह भारत में गजनी के साथ आया था। अगला है हमारा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक अगर नाम देता है तो आप इल्तुतमिश को लगाओगे। ऐसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है कुतुब ऐबक को माना जाता है, लेकिन जहाँ पर भी रियल फाउंडर आता है तो इल्तुतमिश को आप लगाओगे, ज़्यादा सही है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सम्मिलित कीजिए। तो शंकराचार्य कौन सा है? तो अद्वैतवाद है। ध्यान रखेंगे। रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद है। गुरु नानक एक ईश्वरवाद है, और माधवाचार्य जो है द्वैतवाद का प्रतिपादक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण है जाति, भाषा, धर्म पर आधारित एकता। बिल्कुल सही है। राजनीतिक जागृति और भौगोलिक सुरक्षा तो ऑल सही हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इक्ता का हेड मुक्ति होते थे। बिल्कुल सही। मुक्ति या इक्तादार बोले जाते थे। इक्तादार बोले जाते थे। क्या बोले जाते थे? इक्तादार बोले जाते थे। ध्यान रखेंगे। दूसरा वाले को क्या होता था? तो दूसरा वाले को हमारा जो है वो सिख का क्या होता था? सिक्का। तो ध्यान रखेंगे सिकदार है। बिल्कुल सही है। तीसरा परगना जो है वो परगना का कौन होते थे? तो ध्यान रखेंगे परगना का जो हेड होते थे वो परगना का हेड का चौधरी नहीं है, तो वहीं पे गलती हो जाएंगे। परगना का हेड को क्या बोला जाता था? तो परगना के हेड को आमलिक बोला जाता था। आमलिक बोला जाता था। ध्यान रखिए क्या बोला जाता था? आमलिक। आमलिक बोला जाता था। और गांव के हेड को क्या बोला जाता था? तो मुकद्दम बोला जाता था। बिल्कुल सही है। तो ये आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। तो एकता को मुक्ति या इक्तादार बोले जाते थे, सिख के हेड को सिकदार बोले जाते थे, परगना के हेड को आमलिक बोले जाते थे, और गांव के हेड को मुकद्दम बोला जाता था। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या होता था? तो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई को साम्राज्य बोले जाते थे, जिसका हेड राजा होते थे। इसके बाद जो है क्या होता था? तो एकता होते थे। इसी को प्रांत भी बोलते हैं कई जगह। प्रांत भी अगर लिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है। इससे नीचे होते थे आपका सिख, और सिख के नीचे कौन होता था? सिख के नीचे होता था परगना, और परगना के नीचे कौन होता था? गांव। तो यहाँ की राजनीतिक इकाई का सबसे छोटी इकाई गांव होता था। कई गांव मिलता था तो परगना बनता था, और कई परगना बनता मिलता था तो सिख बनता था, और कई सिख मिलता था तो इक्ता बनते थे, और कई इक्ता मिलने के बाद साम्राज्य का निर्माण होता था। ध्यान रखेंगे। तो गांव का हेड का, गांव के मुख्य को क्या कहा जाता था? मुकद्दम। परगना का मुख्य को क्या कहा जाता था? आमलिक। सिख के हेड को क्या बोला जाता था? सिकदार। और प्रांत के हेड को क्या बोला जाता था? इक्तादार या मुक्ति। और साम्राज्य के हेड को राजा बोले जाते थे। तो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ हमारा। जिस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की जरूरत होता है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो में टाइम की बाउंडेशन होता है, इसलिए बहुत अधिक एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग इस बात को समझेंगे। आपकी रिक्वेस्ट पे, आपकी अथी पे अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस पर तो ज़रूर डिटेल्ड वाली वीडियो भी लेकर के आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है बंगाल का, जिसमें आपका स्वतंत्र राज्य दिया होगा, इसका संस्थापक दिया हुआ है। तो बंगाल का संस्थापक कौन है? तो मुर्शिद कुली खान हुए। अवध का कौन थे? तो सयादत खान हुए। हैदराबाद का शिनक्लीज खान है, मतलब ये आज़ाद जब मुगल से इंडिपेंडेंस में को किया। और केरल से कौन हुए? मार्तंड वर्मा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक की है। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया? तो वह थे मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। अगला है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित किया था? तो वह हमारा मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो महिला रेजिमेंट का नाम था झांसी रेजिमेंट। इसके अलावा 3 पुरुष रेजिमेंट भी बनाया था, जिसमें से एक था आपका सुभाष रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट, दूसरा था गांधी रेजिमेंट और तीसरा था नेहरू रेजिमेंट। तो ध्यान रखेंगे 3 रेजिमेंट मिलता, तो ये गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और सुभाष रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन में आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? तो वह है आपका लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने पुकारा था। अगला क्वेश्चन हमारा है अगले प्रश्न पे आ जाओ। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतरिम सरकार बनाने की जो ऑर्डर है, निर्देश है, वो किसने दिया था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन से? तो बेवेल्स थे। बेवेल थे। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड बेवेल थे। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। पंचायती राज, पंचायती राज से। क्लियर है किससे जुड़ी है? पंचायती राज। अच्छा, पंचायती राज को लेकर के भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन को लेकर के वर्णन किया गया है। ये गांधीयन थॉट थी, ध्यान रखेंगे। जब ये 11वीं अनुसूची बनाई गई तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय को शामिल किया गया। चलो जी, अगला आ जाओ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख किया गया है? तो वह है आर्टिकल 49। किसका पार्ट है? तो डीपीएसपी का। डीपीएसपी का। राष्ट्रीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किनके परामर्श के बाद जारी करता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के आधार पर। मुख्य न्यायाधीश के आधार पर। चलो जी, अगर आप लोग डिटेल्ड क्लासेस चाहते हैं बीपीएससी मेंस के लिए या यूपीएससी के लिए, तो आप लोग जरूर मैसेज करें। इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम वाले दोनों क्लासेस ला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो 79 संसद का गठन बिल्कुल सही है। 79 में संसद का गठन की बात किया हुआ है। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। 98 में संसद की सचिवालय की वर्णन है, बिल्कुल सही है। 99 में संसद के सदस्यों के वेतन नहीं है, संसद के सदस्यों की शपथ से संबंधित है। शपथ से संबंधित है। निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में किया गया है। अगर आर्टिकल पूछे तो उसका आर्टिकल कहाँ पे है? तो 324 से लेकर के 329 तक इसका उपबंध है, किया गया है, 29 में किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान के किस अनुच्छेद, किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? ये क्वेश्चन हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी करवाए, कमेंट में जरूर बताएं कौन सा है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को। इसमें और भी क्या उपबंध किया गया था? तो इसमें उपबंध किया गया था तो आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं किया जा सकता, निरस्त नहीं किया जा सकता। भारत के महान्यवादी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी कथन असत्य है? तो पहला, कार्यालय संविधान द्वारा निश्चित नहीं होता है, बिल्कुल सही है। वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, प्रेस के द्वारा होता है। दूसरा, उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता होता है, बिल्कुल सही है। दोनों सदन की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार होता है? नहीं, मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। केवल वहां पे की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ना कि मत दे सकता है। मत केवल मेंबर देंगे, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत हो जाएंगे? ए। चलो जी, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ हमारा।
अगला क्वेश्चन है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतर विविधता मिलती है, तो अधिकतर विविधता मिलती है हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है, तो वह है मध्य प्रदेश में। तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? गोंड है। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ जाए सबसे अधिक जनजाति किसकी है, तो भील है। भील है सबसे अधिक। कौन है? भील है। इसकी जनसंख्या सबसे अधिक मिलती है गुजरात में। इसके बाद कौन सी है, तो पहला भील, दूसरा गोंड और थर्ड नंबर पे आता है संथाली। संथाल। उसका जनसंख्या आपका झारखंड में मिलता है, बिहार के सम पार्ट्स में मिलता है, जैसे भागलपुर मुंगेर बिहार में मिलता है। अगर मान लो क्वेश्चन ये जाए कि बिहार में सबसे अधिक किस जनजातीय समूह की जनसंख्या, तो संथाल की है। अराउंड लगभग 50% ऑफ द एसटी पॉपुलेशन बिलोंग टू द संथाल फैमिली। तो ध्यान रखेंगे, और ये उड़ीसा वगैरह में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? श्रीनगर झेलम बिल्कुल सही है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा बिल्कुल सही है, बरेली जो है रामगंगा। राम गंगा, राम गंगा, तो कौन सा हो जाएंगे ये? शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण से उत्तर पश्चिमी राज्य जो है वहां पे बारिश देखने को मिलता है ठंडे के मौसम में। निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, तो भूमध्य सागर की संधि जो है वो जिब्राल्टर है, जो कहाँ से जुड़ता है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर में जोड़ती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल्स लाडो किस पर्वतमाला में स्थित है, तो ये हमारा है एंडीज में। कहाँ पे है? एंडीज में, ध्यान रखेंगे। रॉकी कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में है, पश्चिमी भाग में है। यूराल आपका एशिया और क्या बोलता है, एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है, और सबका यूरोप में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आ जाओ। उड़ीसा केरापुट हो जाएंगे, कर्नाटक बेल्लारी हो जाएंगे, गुजरात कच्छ की खाड़ी और आंध्र प्रदेश अनंतपुर। इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिले, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने कई बार बताया कि इसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या है। तो जो आपको इसमें ऑप्शन आपको पता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि सबसे आसान क्वेश्चन इसमें है हमारा गुजरात। गुजरात कहाँ पे है? कच्छ में। तो आप सी के 4 देखो, सी के 4 किस में है, तो मात्र एक में है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। मतलब आपको अगर इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, तो आपको सारे क्वेश्चंस को मिलाने का प्रयास नहीं करेंगे, एलिमिनेट करने वाला टेक्निक अपना लो कि जो इस 4 में आपको पता है उसको पहले ढूंढो कि कितने क्वेश्चंस। अगर मान लो एक इसमें तो एक ही से बन गया, कितना में होगा कि आपका 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो अब आपके चांसेस 50% हो जाएगी। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस में जरूर एलिमिनेट करने वाला टेक्निक को अप्लाई करें। इससे आपकी टाइम भी बचता है और सही होने की चांसेस बढ़ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल इनार भारतीय मानसून को कमजोर करता है, बिल्कुल गलत है। ये क्या है? आपका मजबूत करता है, क्योंकि इसके वजह से भारत में अधिक वर्षा होती है, मानसून आती है। अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे का स्थिति उत्पन्न, बिल्कुल सही है। उस ऑप्शन में क्या है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है? ये नहीं है, पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है? मौद्रिक निधि का संचालन, बिल्कुल सही है। विदेश नीति का संरक्षण, बिल्कुल सही है। मुद्रा का निर्गमन, सही है। राजकोषीय नीति है हमारा वित्त मंत्रालय का, फाइनेंस मिनिस्टर का। आगे आ जाओ। देशों के बीच तेजी से एकीकरण किस रूप में जाना जाता है, तो ये वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को स्थापित करता है, तो वह हमारा फ्लिप कर्व। फ्लिप कर्व कि जहां पर आपके क्या कर रहा है कि महंगाई भी बढ़ रहा हो और बेरोजगारी भी बढ़ रहा हो, जो कि आपकी इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि महंगाई कब आता है, इन्फ्लेशन कब आता है? जब आपकी मनी सप्लाई हो। जैसे मनी सप्लाई जो है, मतलब बढ़ जाए, कि पैसा बढ़ जाए। और मनी सप्लाई, जैसे ही आपके हाथ में पैसा आएगा, आप क्या करोगे? डिमांड। और जैसे ही आप डिमांड बढ़ाओगे, क्या आएगा? इन्फ्लेशन। ये कॉन्सेप्ट है। जबकि यहाँ पर क्या क्या आ रहा है कि बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब क्या होगा? मनी सप्लाई नीचे जाना। और मनी सप्लाई नीचे जाएगा, डिमांड नीचे जाएगा, तो होना क्या चाहिए था कि महंगाई कम ना चाहिए था। जबकि फ्लिप में क्या होता है कि भाई साहब पैसा लोगों के हाथ में नहीं है, इसके बावजूद महंगाई देखने को मिलता है, तो ये विपरीत दिखाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार सरकार के विभिन्न मदों में होने वाली प्राप्तियों का अवरोही क्रम क्या है, तो सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उधार से लगभग टोटल 24% की प्राप्ति हुई है।
आयकर से 22% की प्राप्ति भारत सरकार की हुई है, जीएसटी से 18% हुआ है और निगम कर से 17% हुआ है। निगम कर किसे कहते हैं? तो वह कर होता है जो कंपनियों की लाभांश पर लगाए जाते हैं, कि जो कंपनियां लाभ कमाती है उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम निगम कर कहते हैं। आगे मैथ्स के क्वेश्चंस है, मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, क्योंकि इसको हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए इसको नहीं करवाते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैथ्स भी करवा दिया जाए तो हम ज़रूर करवाएंगे। आगे आ जाओ। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो किसमें हुआ है? लड़के ने कहा, बिल्कुल सही है। ऊहा-पो का पर्यायवाची शब्द है तो सामंजस्य है। ही गोज़ हार्ड विथ वन एंड ऑल के मतलब होगा टू बी डिफ़िकल्ट, टू बी डिफ़िकल्ट। आगे क्वेश्चंस है, आई एम गोइंग टू वॉक माय डॉग, तो जैसे ही आपको कंटीन्यूअस टेंस में दिया हुआ है इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा? नाउ। एक व्यक्ति एक महिला रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है हमारे पास, तो आप इसको देख लेंगे। अगला है, फुलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव त्योहार है? ये 5-7 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, इसको आप बनाएं और कमेंट में बताएं कितना मैथ्स में और रीजनिंग में आपका आ रहा है, सही हो रहा है और क्या आंसर आ रहा है। तो आंसर जरूर टाइप करें आप कमेंट में। फुलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो ये उत्तराखंड की है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वह है जम्मू एंड कश्मीर में। 7 निश्चय 2 में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन बिल्कुल सही है। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को घटित हुई थी, बिल्कुल सही है। इस घटना को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, बिल्कुल सही है। खुदीराम बोस के मुकदमे का वकालत कालिदास बसु कर रहे थे, बिल्कुल सही है, कालिदास बसु कर रहे थे। शांति देवी मुजफ्फरपुर बम कांड के निबंध लिखने के कारण लंबी कैद हुई, नहीं, ये शांति देवी नहीं है, ये शांति नारायण था। कौन थे? शांति नारायण थे, जो स्वराज नाम के पत्रिका इलाहाबाद से जारी करते थे और इसमें उन्होंने एक लेख लिखा था इस घटना को लेकर के, इसके वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चंपारण एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो एफ.जी. सलाई थे, एफ.जी. सलाई थे। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक किलोवाट नहीं है, या किसका मात्रक है? तो वह शक्ति की मात्रक है। किलोवाट किसकी मात्रक है? शक्ति की। केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है, तो ये संवहन का उदाहरण है। संवहन का मतलब होता है कि जब पार्टिकल शीट होती है तो ये मूवमेंट करता है और मूवमेंट होकर के ऊपर की ओर भागती है और बाकी ठंडे पार्टिकल नीचे आते हैं, इस वजह से ये ठंडा होते हैं। और चालन की वजह से क्या होता है? ठोस, जैसे आपके लोहा वगैरह जो होता है गर्म, वो किसकी वजह से होता है? कंडक्शन की वजह से। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा माप किया जाता है, तो माप किया जाता है दूरी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कुली 13 केसी सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो वर्क का फॉर्मूला होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम के मतलब क्या हुआ? मास। मास कितना है? 13 केजी। ग्रेविटेशन यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर प्रति स्क्वायर। इसे ओरिजिनल जो ग्रेविटेशन का मान होता है, जी का मान होता है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 10 दिया हुआ है ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कन्वीनियंस हो, तो इसके अनुसार दे दिया है। तो अब जी का मान कितना है? 10 है। और हाइट का मान कितना है? एच का हाइट है तो 1.5 है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएंगे, 13 गुने 15 हो जाएगा, 195 जूल आंसर। आगे ऐसा मैं आशा करता हूँ कि एंजॉय कर रहे होंगे सीरीज़ को। तो कमेंट शेयर वगैरह जो होता है आप लोग जानते हैं, जो करना है करते रहें, ज़रूर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन हम लोग को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के सतह के नज़दीक 2 अलग-अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो क्या होगी? किसी भी क्षण उसका वेग सामान्य होगा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? हमने इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी सीरीज में करवाए हुए हैं, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस पर हमने एक कैलकुलेशन भी करवाए हुए थे पहला वाला क्वेश्चन पे, तो आप जरूर देखें जा करके। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, छवि निर्माण पर काम करता है। अल्फा कण होता है, तो अल्फा कण एक है द्वि अवशोषित हीलियम आयन है। नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्राप्त न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो अस्थायी होता है। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होता है? तो चांदी जर्मन सिल्वर में नहीं है, इसमें कॉपर है, जिंक है
और निकेल है, ध्यान रखेंगे। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है तो चतुर्थ फलीन होता है और ये लगभग आपके 35 डिग्री सेल्सियस पर वो जल जाते हैं इस टेम्परेचर पे, इसलिए इसको पानी में रखे जाते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो पटाखा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है C3H4 किसका समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो वह है आपका एल्केन से। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर है तो टेफ्लॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? तो ये आपका अमरबेल। क्या है? अमरबेल। अगला क्वेश्चन है जल के अणुओं की अर्ध परागन झिल्ली द्वारा गति होती है तो किसका गति होती है? तो वह है प्रासरण की। अगला प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होती है? महाशय से। निम्न में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो कालाजार है। ये आपका वायरस जनित रोग है और ये आपका बैक्टीरिया जनित रोग है, मतलब जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रजाति उद्भव। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? तो गर्दन में और गले में पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी की एक इकाई है? तो वह है आपका जीन। निम्नलिखित में से WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो प्रचुर मात्रा में न्यूट्रोफिल्स होते हैं। बायोफाइटा पादप सामान्यता पाए जाते हैं तो वह पाए जाते हैं आपका नम एवं छायादार आवास्य में। अगला है हाल ही में स्वावलंबनी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो क्या गया? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो इसका थीम है आपका वित्तीय साक्षरता महिलाओं महिलाओं की समृद्धि। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्न में से किससे संबंधित है? तो वह संबंधित हमारा स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचयन से। किससे संबंधित है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला ओपन का खिताब जो ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीता है मेडिसन किच जीता है। कोपोगोफ ये जो है वो फ्रेंच ओपन में जीता है, फ्रांस ओपन में जीता है। आपका ईगा स्विटेक जो है वो आपका विंबलडन में जीता है, और आर्यना सवालेंक US ओपन में जीता है, ध्यान रखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है बिहार में चर्चित एवं पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन निम्न में से किस नाम से किया है? तो वह किया है हिंद सेना के नाम से। बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों की मानदेय राशि 1650 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो दुगना कर दिया गया है, 3300 रुपया कर दिया गया है। हाल ही में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसके खिलाफ जीता है? न्यूजीलैंड के खिलाफ। 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया गया है? तो उत्तराखंड विधानसभा ने इसको अपनाया है। और उत्तराखंड के बारे में हम लास्ट क्लास में एक और चीज़ें बताए हुए हैं लास्ट सीरीज में कि आपको आर्टिकल जो 44 है आपका समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला आज़ादी के बाद यह पहला देश है। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम रखा गया है। वो नया नाम कौन सी है? विजय दुर्ग है। कहाँ पे है? वो कलकत्ता में। हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो रियो डी जेनेरियो में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आपका अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी। हाल ही में प्रयुक्त किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 किस निधि अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो वो प्रतिस्थापित करेगा आयकर अधिनियम 1961 को। आयकर अधिनियम 1961 को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की गई। वह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो वह है आपका छत्तीसगढ़ से।
वो किससे? छत्तीसगढ़ से। हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है? तो अल्जीरिया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्था का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशस में किए गए। अगला है, हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह है असम। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा है? तो भारतीय सेना रहे हैं। कहाँ पे ये कईवां संस्करण था? तो वह 5वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? तो लद्दाख में आयोजन किया गया था। दूसरा कौन सा रहा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? तो प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार है? बिमल पटेल हैं। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है। हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा एफेंटासिया पर शोध किया गया है? तो ग्लासगो विश्वविद्यालय के द्वारा। तो आप लोग कमेंट में बताएं कितना आ रहा है। धन्यवाद।